आज हम लेके आए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 5 और 6 को। और जैसे कि सारी अमेरिकन स्टोरी के सीज़न बहुत सारे राजों से भरे रहते हैं, तो इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स से पर्दा खुलने वाला है। तो बिना देरी करिए एपिसोड नंबर 5 हैलोवीन पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैरी, जिसने हेडन को ज़बरदस्ती ही मार दिया था क्योंकि उसे लगता था कि वो बेन की मदद कर रहा है, वो अपने $1000 लेने के लिए आया था और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। यहाँ घबराहट में वायलेट, जो घर में अकेली थी, वो बेन को कॉल करती है और अपने पापा को बताती है कि कोई अजीब सा आदमी पैसे मांग रहा है। बेन का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ बेन भी परेशान था क्योंकि वो विवियन को लेकर हॉस्पिटल आया था अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाने पर। और यहाँ हम वायलेट के पीछे उस ब्लैक लेदर वाले आदमी को देख पाते हैं। क्या ये वायलेट को हार्म पहुँचाने आया था क्योंकि घर में कोई नहीं है? जैसे ही वायलेट पीछे पलटती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो आदमी गायब हो चुका था। इन सब अजीब सी घटनाओं से वायलेट काफ़ी डरी हुई थी और वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागती है क्योंकि बेसमेंट में हमेशा टेट उसका छुपकर इंतज़ार करता था और इस बार भी वो वही कर रहा था। टेट वायलेट के पास आता है और उसे काले रंग का एक रोज़ देता है जो उसने लाल गुलाब को काला पेंट करके बनाया था और वो उसे कहता है कि चलिए आज हमारी डेट नाइट है। वायलेट भी खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार आज वो टेट के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। यहाँ पर विवियन और बेन जब घर आते हैं तो घर के सारे सेफ्टी अलार्म्स आवाज़ कर रहे थे, जैसे किसी ने घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है। यहाँ पर विवियन और बेन अपनी बेटी वायलेट को यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी। विवियन छत पर जाती है खोजने के लिए और बेन नीचे ही था कि अचानक दरवाजे पे नॉक होता है। बेन डिस्परेशन में जब दरवाज़ा खोलता है तो ये क्या, यहाँ पे तो हेडन खड़ी है, पर हेडन तो मर चुकी थी ना। अब हेडन को देखकर बेन की जान निकल जाती है क्योंकि विवियन भी अभी घर में थी और अगर इन दोनों औरतों का सामना हो गया तो फिर तो पूछो मत क्या होने वाला है। तो बेन हेडन के ही मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ विवियन को वायलेट फ़ोन करके बताती है कि मम्मा टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्तों के साथ बीच में घूमने आई हूँ क्योंकि घर में बहुत कुछ चल रहा था और मुझे अजीब लग रहा था। चलो उसकी जान में जाना है कि उनकी बेटी सही सलामत है। लेकिन बेन की तो सांसें अटकी हुई थी। एक तरफ हेडन उसे परेशान कर रही है क्योंकि बेन को लग रहा था हेडन मरी नहीं है और अभी भी विवियन को सब कुछ सच बताने आई है। और दूसरी तरफ वो जो जुड़वा बच्चे थे ना, जो सीज़न 1 में पहले एपिसोड में ही मर गए थे, वो जुड़वा बच्चे हैलोवीन के दिन, यानी उनकी आत्मा हैलोवीन के दिन इस घर में आके फिर से तोड़फोड़ मचा रही थी। उनके घर की डेकोरेशन में जो पंपकिन्स उन्होंने लगाए थे वो सारे कुमड़े फूटे हुए थे। तो बेन गुस्से में एक चाकू लेकर उन बच्चों को डराने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बाहर उसे लैरी मिल जाता है। अब बेन तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि हेडन तो मरी नहीं है, ऐसे में ये आदमी फिर से $1000 मांगने आ गया, झूठा कहीं का। और वो लगता है पटक पटक के लैरी को मारने, क्योंकि बेन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है। मतलब लैरी ने हेडन को मारने का झूठा नाटक किया, अब उससे पैसे मांग रहा है, लेकिन हेडन तो जिंदा है, अभी अभी मेरे दरवाजे पे आके खटखा। इन सब केओस के बीच में ये दोनों लव बर्ड्स यानी टेट और वायलेट बीच के किनारे एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे थे। बट इस रोमांस में वायलेट थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती थी पर टेट नहीं बढ़ना चाहता था, जिससे वायलेट थोड़ी अपसेट होती है। अब इन दोनों बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए 3-4 बच्चों का ग्रुप आ जाता है। ये 3-4 बच्चे खून से सने हुए अजीब से हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और इनका मेकअप ऐसा लग रहा था जैसे इसकी किसी ने गोली मारी हो। एक लड़की का सर फटा हुआ था, एक लड़के के सर के बीचों बीच छेद था और ये टेट से पूछते हैं कि टेट, तुमने हमें क्यों मारा? हमारी जान लेने के बाद अब तुम इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आखिर तुमने हमें मारा क्यों? वायलेट को ये सब देख के थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहली बार वो टेट के साथ बाहर आई थी। इस पूरी सीरीज़ में टेट कभी भी बाहर घूमते नज़र नहीं आया था और आज जब वो बाहर घूमने आए हैं तो ये टेट के जान पहचान के लोग कहाँ से आ गए? खैर अजीब बात थी और इसी बात को अवॉइड करने के लिए टेट वायलेट को पकड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे पीछे वो बच्चे भी टेट का पीछा करने लगते हैं।
इधर घर में विवियन टेंशन में आकर अपना बाथ टब सेट कर रही थी, ये सोचकर कि थोड़ा सा नहाएगी। और कहीं ना कहीं उसने मन में बना लिया था कि वो अपने चीटर हस्बैंड के साथ और तो नहीं रहने वाली, कि अचानक उसके फ़ोन पर हेडन का कॉल आने लगता है। और यहाँ पर हेडन विवियन से कहती है कि पूछो तुम्हारे पति से कि उसने मेरे साथ क्या किया। अब विवियन का यहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये लड़की बार बार उसे कॉल करके परेशान क्यों कर रही है, तो वो फ़ोन में ही हेडन से आर्ग्यूमेंट करने लगती है। लेकिन इसी बीच बाथरूम के शीशे में लिखा हुआ था आस्क हिम। अब ये देख के विवियन को काफ़ी डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं हेडन घर में तो नहीं घुस आई और उसे डराने के लिए ये सब कर रही है। तो वो भागते दौड़ते बेन को ये सब बताती है कि तुम्हारी प्रीवियस गर्लफ्रेंड मुझे परेशान क्यों कर रही है, वो इस घर में भी है और मुझे तंग कर रही है। और बेन को भी पता था कि उसने हेडन को अभी ही दरवाजे में देखा है, यानी सही में हेडन घर में घुस आई है और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को परेशान कर रही है। तो वो बेसमेंट की तरफ जाता है क्योंकि बेसमेंट में रास्ता था घर के अंदर घुसने का। और यहाँ पे लकीली हेडन मिल भी जाती है। हेडन को बेन से अलग ही शिकायतें थी। वो बेन से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा, और मारने के बाद मुझे किसी अच्छे कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय अपने घर के बैकयार्ड में दफना दिया, वो भी एक दूसरी लाश के साथ में। हाँ, और उसके ऊपर एक ट्री हाउस बना दिया ताकि तुम अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम वहाँ बिता सको। बताओ तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरा शरीर अंदर ही अंदर सड़ रहा है, मेरे अंदर से खून निकल रहा है। ये कह के वो बेन को पकड़ने लगती है। और बेन को अभी भी ये सब लग रहा था कि हेडन जिंदा है और उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लैरी पीछे से आ जाता है और एक शॉवल से बेन को घायल करके बेहोश कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि सच में यहाँ पे लैरी और हेडन आपस में मिल चुके हैं। खैर मज़े की बात ये थी कि बेन और विवियन किसी को नहीं पता था कि हेडन मर चुकी है, और ये जो भी घूम रही है ये उसकी आत्मा है जो शायद हैलोवीन के कारण अब जिंदा। यहाँ दूसरी तरफ विवियन जो घर में अकेली थी, उसे बाहर कुछ आवाज़ आती है। बाहर जाकर देखने पे पता चलता है वो जो दो गे कपल थी ना जो पहले इस घर में रहते थे, उन कपल में से एक चिड़चिड़ा चैड जबरदस्ती घर के पंपकिंस को और कुम्हड़ों को फोड़ रहा था, ये कहते हुए कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यानी उसकी आत्मा को अभी भी ये लगता था कि विवियन और बेन जबरदस्ती इस घर में रह रहे हैं, और गुस्से में वो विवियन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो विवियन डर के मारे घर के अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर लेती है। यहाँ विवियन के बाथटब में हेडन नहा रही थी, यानी हेडन अब घर के अंदर घुस चुकी थी। और यहाँ पर विवियन नोटिस करती है कि किचन का सामान बिखरा पड़ा, ओवन में कुछ पक भी रहा था जो थोड़ी देर में फट जाता है। इसी के साथ में घर के एक कमरे में आग भी लगी हुई थी। विवियन खुद को बहुत ही अकेला और डरा हुआ पाती है, और इस बीच वो अपना पैनिक बटन दबा देती है कि चलो कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑफिसर तो आके उसे बचा लेगा। इधर वायलेट और टेट भी अपना बीच से मूड ऑफ करने के बाद घर आ चुके थे, और घर आने के बाद में वायलेट टेट से यही पूछती है कि बीच में वो जो बच्चे आए थे वो कौन थे टेट। पर टेट का कहना था कि वो नहीं जानता कि ये बच्चे कौन हैं, वो इन बच्चों को पहचानता भी नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वही 4-5 बच्चों का ग्रुप अब घर के नीचे आकर टेट को बुलाने लगे थे। वायलेट एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते अपने बाबू सोना को बचाने के लिए नीचे जाती है और उन बच्चों से कहती है कि खबरदार अगर मेरे बाबू सोना को कुछ किया तो। जिस पर उन बच्चों का कहना था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से पूछो कि उसने हमें क्यों मारा, हमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल रही थी, हम अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाकर पढ़ने वाले थे, लेकिन उसने हमें क्यों मारा। और वायलेट को यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि अगर टेट ने इन्हें मारा होता और ये मर गए होते तो इनका शरीर यहाँ पे क्या कर रहा है। पर वायलेट को भी नहीं पता था ना कि आज हैलोवीन है, आज कुछ भी हो सकता है। इन बच्चों में इतना गुस्सा था कि समय आने पर ये वायलेट को भी शायद मार देते, क्योंकि वो टेट का पक्ष ले रही थी। और इस चीज़ को बचने के लिए टेट वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। और ये कहकर वो भागने लगता है और ये बच्चे भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं जवाब पाने के लिए कि टेट ने इन्हें क्यों मारा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब वायलेट यहाँ अकेली खड़ी थी तो कॉन्स्टेंस पीछे से आती है और वायलेट को बताती है कि एडिलिन मर चुकी, और ये कहकर गुस्से में वो वायलेट को खींचते हुए अपने घर ले जाती है। इधर विवियन जो घर में अकेली थी उसके सामने हेडन आ जाती है नहा धोकर और कहने लगती है कि पूछो अपने पति से कि उसने मेरे साथ क्या किया। और यहाँ बातों ही बातों में हेडन को पता चल जाता है कि विवियन प्रेग्नेंट है, जिससे उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है।
वो विवियन को कहने लगती है कि मैं भी प्रेग्नेंट थी, पर बेन ने मेरे बच्चे को नहीं अपनाया बल्कि मुझे अबॉर्शन कराने को कहा और अब तुम्हारे बच्चे को अपनाना चाहता है। और इस जेलसी में वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर विवियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लैरी, जो कि पहले से ही पागल था और जिसे बेन ने 1000 रुपीज़ नहीं दिए तो वो बेन से बदला लेना चाहता था, वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क रहा था कि आज इस पूरे घर को जला देगा और बेन की खुशियों को भी राख कर देगा। लेकिन उसे रोकने के लिए वहाँ पर चिड़चिड़ा चैड आ जाता है, यानी वो गे कपल में से एक लड़का, और वो लैरी से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे घर को आग क्यों लगा रहे हो। यानी फाइनली ये गे कपल कुछ तो अच्छा कर रहे थे और इस तरीके से वो चिड़चिड़ा चैड लैरी को संभाल लेता है। और बेन, जिसे लैरी ने मार के बेहोश कर दिया था, उसके पास नोरा आती है। नोरा वही जो इस घर की सबसे पहली मालकिन थी। वो बेन को छुड़ाती है और कहती है, जाओ अपने बच्चे को बचा लो। यानी नोरा एक तरीके से एक अच्छी भूत थी और बच्चों से प्यार करती थी। यहाँ होश में आते ही बेन सबसे पहले जाता है विवियन को चेक करने कि वो ठीक है कि नहीं। और जब वो हेडन को देखता है कि हेडन विवियन पे हमला करने वाली है, तो वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ, उसने हेडन को प्रेग्नेंट किया था और यहाँ मूव ऑन होने के बाद भी उसका हेडन से अफेयर चल रहा था। अब हेडन शुरू से यही तो चाहती थी ना कि बेन अपनी बीवी के सामने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी शांत हो जाती है। लेकिन तब तक सेफ्टी ऑफिसर आ चुका था और उसने हेडन को रंगे हाथों पकड़ा था, हाथ में कांच लेकर विवियन पे हमला करते हुए। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वायलेट, जो अभी कॉन्स्टेंस के घर में बैठी थी क्योंकि एडलिन की मौत हो चुकी है, उसे कॉन्स्टेंस अपने दिल का दर्द बता रही थी। वो बता रही थी कि कैसे एडलिन को सेफ रखने के लिए ही वो चाहती थी कि एडलिन नॉर्मल लड़कियों की तरह मेकअप ना करे, लेकिन एडलिन हमेशा चाहती थी कि वो नॉर्मल लड़कियों की तरह सुंदर दिखे। और फाइनली उसकी जिद ने उसकी जान ले ली। तो कॉन्स्टेंस ने भी एक अच्छी माँ होते हुए उसकी लाश का मेकअप किया, उसे एक अच्छे मेकअप से सजाया, उसको लिपस्टिक लगाई, लैशेस लगाए, ताकि एटलीस्ट मरने के बाद एडलिन एक सुंदर लड़की बन के पैदा हो। वो अपने दिल का बोझ वायलेट को ये सब बता के हल्का कर रही थी। और यहाँ पे आता है सीरीज का एक बहुत बड़ा राज सामने। कॉन्स्टेंस वायलेट से रिक्वेस्ट करती है कि एडलिन मर चुकी है, वो ये बात प्लीज़ अपने बॉयफ्रेंड टेट को ना बताए, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड टेट और कोई नहीं, एडलिन का भाई है। यानी कॉन्स्टेंस ही टेट की माँ थी। और कहीं ना कहीं अब इस कहानी के डॉट्स कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो क्योंकि कॉन्स्टेंस ने अपने हस्बैंड को पाया था कि वो मॉयर का RAPE कर रहा था, मॉयर को असॉल्ट कर रहा था, तो कॉन्स्टेंस ने अपने हस्बैंड को मार दिया क्योंकि वो एक गद्दार आदमी था। पर शायद टेट को ये बात पता नहीं थी, उसे बस ये लगा कि उसके पापा के मरने के बाद उसकी मम्मी मूव ऑन कर ली और इसीलिए वो कॉन्स्टेंस यानी अपनी माँ से नफरत करता था और अपने पापा को बहुत याद करता था। और यहाँ पर टेट, जो उन बच्चों को लेकर बीच में भाग रहा था, उससे वो बच्चे यही सवाल करते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा। अच्छी खासी ट्रैक पर चल रही थी पर तुमने हमें मार दिया और अब हम इतने ज़्यादा लाचार और बेबस हो गए हैं कि बस हैलोवीन के दिन ही हमारी आत्मा मुक्त होती है और हम बस यही जवाब जानना चाहते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा। लेकिन कुदरत का मजाक तो देखिए, टेट को बिल्कुल याद नहीं था कि ये बच्चे कौन हैं और इसने उन्हें क्यों मारा था। और धीरे धीरे अब सुबह होने लगी थी और इन आत्माओं के वापस जाने का टाइम हो रहा था। तो एक और हैलोवीन इन्हें अपना जवाब नहीं मिला और ये वापस जाने लगते हैं। और इसी के साथ जैसे जैसे सुबह हो रही थी, हर वो आत्मा जो इस घर से बंधी हुई थी घर में वापस आने लगती है। हम देख पाते हैं मॉयर को, चिड़चिड़े चैड और उसके बॉयफ्रेंड को, नोरा को, उन जुड़वा बच्चों को, नर्सेस को, जिन सब की मौत इस घर में हुई थी और सिर्फ हैलोवीन के दिन ही ये घर से बाहर निकल पाते थे। तो ये घर में वापस आने लगते हैं और इस तरीके से इनमें से कुछ आत्माएं अच्छी थी और कुछ आत्माएं बुरी थी, लेकिन मरने से पहले इन सब की कुछ ना कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी और इन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो कभी उंगली सीधी करते थे तो कभी उंगली टेढ़ी। विवियन और बेन के रिश्तों में अब काफ़ी खटास आ चुकी थी क्योंकि विवियन को पता चल गया था कि बेन अभी भी गद्दार है, तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि वो अब साथ नहीं रह सकते। जब घर बिक जाएगा तो पैसे आधे आधे बांट लिए जाएंगे और जब तक घर नहीं बिकता बेन घर में आके अपने क्लाइंट्स को चेक कर सकता है, लेकिन उनके परिवार का हिस्सा अब वो कभी नहीं बन सकता। और अब एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स में से एक है।
इस एपिसोड का नाम है पिगी पिगी। तो हमें दिखाया जाता है 1994 में अमेरिका का वेस्टफील्ड हाई स्कूल, जहाँ पर सरेआम गोलियाँ चल रही थी। पूरा स्कूल सहमा, ठहरा और कांपा हुआ था। पर कौन था ऐसा पागल आदमी जो स्कूल में सभी लोगों को गोलियां मार रहा था? खैर, ये अमेरिका की एक आम कहानी है, पर कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देख पाते हैं बच्चों के एक ग्रुप को जो लाइब्रेरी में फंसे हुए थे और वो लाइब्रेरी में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहीं से वो किलर जो सबको मार रहा था वो लाइब्रेरी में भी घुस चुका था और धीरे धीरे उसके कदमों की आहट इन सब की धड़कनों को बढ़ा रही थी। और उसके बाद वो एक एक करके इन छुपे हुए बच्चों को भी मार डालता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये साइकोपाथ किलर और कोई नहीं, टेट लिंकटन था। यानी हमें प्रीवियस एपिसोड में जो दिखाया गया था कि कुछ बच्चे टेट के पास जवाब मांगने आए थे कि तुमने हमें क्यों मारा, वो बच्चे यही बच्चे थे जो लाइब्रेरी में छुपे हुए थे और ये बस टेट से यही जानना चाहते थे टेट ने इन्हें क्यों मारा। हमें दिखाया जाता है कि ये सब मर्डर करने के बाद में टेट अपने घर में बैठा हुआ था और थोड़ी देर में पुलिस उसे पकड़ने आती है। सारी पुलिस की बंदूकें टेट की तरफ थी और इस बीच टेट अपने आप को बचाने के लिए अपने अलमारी से बंदूक निकालने जाने वाला था, लेकिन तभी गोलियों से उसे भूंज दिया जाता है और इसकी मौत के साथ ही ये जवाब भी उसी के साथ चला गया कि उसने अपने दोस्तों को और अपने स्कूल के सारे टीचर्स को क्यों मारा। इधर प्रेजेंट टाइम में यानी 2011 में वायलेट गूगल में उन सभी बच्चों को वेस्टफील्ड हाई स्कूल के मर्डर केस के बारे में सर्च कर रही थी और वो पाती है उन बच्चों की फ़ोटोज़ को जो कि कल उससे मिलने आए थे। न्यूज़ आर्टिकल को पढ़कर उसे पता चलता है कि इन सभी की मौत हो चुकी है। यानी कल हैलोवीन के दिन टेट और उससे जो मिलने आए थे वो बच्चे सच में टेट से जवाब मांग रहे थे कि टेट ने उन्हें क्यों मारा। और इसी आर्टिकल में वो देख पाती है कि इनका मर्डर टेट था, यानी वायलेट का जो बॉयफ्रेंड था उसका बाबू सोना था, वो एक्चुअली में एक मर्डरर था। ये सच्चाई वायलेट के सामने आ चुकी थी और इसी के साथ में ये सच्चाई भी सामने आ चुकी थी कि टेट की भी उसी दिन पुलिस वालों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। और ये सच्चाई जानकर कि एक तो उसका बॉयफ्रेंड मर्डरर है और दूसरा वो कोई और नहीं, एक आत्मा है, क्योंकि वो तो बरसों पहले मर चुका है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। घबराहट में वो अपने घर में यहाँ वहाँ भागने लगती है, अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे कॉन्स्टेंस आ जाती है। कॉन्स्टेंस वायलेट को पकड़कर अपने घर में ले जाती है और वायलेट को बताती है कि मुझे पता है तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, उस बेटे से जो बहुत पहले ही मर चुका है, और अब मैं ये भी जानती हूँ कि ये सच्चाई तुम्हें पता चल चुकी है। यहाँ कॉन्स्टेंस के घर में एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जो कि एक साइकिक मीडियम थी। मीडियम वो इंसान होता है जो आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट करके उनके मैसेजेस को जिंदा लोगों तक डिलीवर करता है। तो वायलेट जब ये देखती है तो उसे आत्माओं पर यकीन नहीं था। उसे ये लगता है कि कॉन्स्टेंस ये सब क्या तमाशेबाजी कर रही है वायलेट के साथ में, जिस पर वो मीडियम अपनी ताकत को प्रूव करने के लिए वायलेट के हाथ को पकड़ती है और वायलेट को वो विजन दिखाती है जो वायलेट की दादी ने मरने से पहले वायलेट को कहा था। अब ये वायलेट और उसकी दादी का काफ़ी सीक्रेट मूवमेंट था और ये मूवमेंट और ये इमोशंस वायलेट के अंदर अब फूट फूट के बाहर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज कैसा मनहूस दिन उसके साथ जा रहा है। भाई, पहले उसका बॉयफ्रेंड एक कातिल और एक मरा हुआ आदमी है और अब उसकी दादी की वो प्यारी सी मेमोरीज जिसको वायलेट भूलना चाह रही थी वो इसके सामने आ चुकी थी। तो वायलेट रोते रोते कॉन्स्टेंस के घर से चली जाती है। यहाँ पे घर में विवियन अपने बेबी बम्प पे मालिश कर रही थी और हम देख पाते हैं कि अंदर से बच्चे का हाथ भी पेट की दीवार को छू रहा था। इससे एक असहनीय दर्द विवियन को पैदा होता है और वो डर के मारे फिर से सेफ्टी अलार्म दबा देती है। कहीं ना कहीं अब विवियन घर में काफ़ी अकेली हो गई थी, तो जब भी डरती थी वो अपने पैनिक अलार्म को दबा देती थी। या शायद ये भी हो सकता है कि वो ऑफिसर कहीं ना कहीं उसको अपना दोस्त मानने लगी थी और उसके आने और बातचीत करने से विवियन को अच्छा लगता था। इस बात को सेफ्टी ऑफिसर भी समझ रहा था कि विवियन अकेली है और प्रेग्नेंट है, इसलिए घबराहट में बार बार पैनिक बटन को दबाना ठीक है। वायलेट के पास बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का उसे जवाब चाहिए था अपने बॉयफ्रेंड से, कि जब उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि वो एक आत्मा है तो उसने वायलेट जैसी इंसान से प्यार क्यों किया, क्यों प्रकृति के नियमों को तोड़ा और उससे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई कि वो मर चुका है, इसी के साथ में मर्डरर है। वो जानती थी कि वायलेट जब भी खुद को सेल्फ हार्म करती है, अपनी नसों को काटती है, तो टेट उसके पास ज़रूर आता है,
पर आज ऐसा नहीं हुआ। तो वायलेट के मन में आया कि क्यों ना वो अपना गला काट ले और खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, लेकिन ये सिर्फ एक सोच थी। अब जैसा कि बेन और विवियन में डील हुई थी कि घर के बिकने तक बेन घर में आ सकता है, लेकिन सिर्फ अपने क्लाइंट्स से मिलने के लिए। वो अब विवियन का पति नहीं है क्योंकि वो एक गद्दार है। तो यहाँ पर बेन अपने क्लाइंट्स से डील कर रहा था। आज उसका क्लाइंट था मोटूमल, जिसे भूतों से बहुत डर लगता था। तो मोटूमल बेन को बताता है कि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है पिगी पिगी से। पिगी पिगी एक ऐसा साइकोपाथ किलर था जो कि सूअर के मांस से बना हुआ एक मास्क पहनता था और कसाईगिरी करता था, और इस बीच में वो बिल्कुल सूअर की तरह आवाज़ निकालता था, ग्रंट करता था। मोटूमल को हमेशा डर लगता है कि जब भी वो अंधेरी जगहों में जाएगा कहीं ये पिगी पिगी आकर उसे मार ना दे। और हर डॉक्टर की तरह बेन उसे आश्वासन देता है कि उसकी बीमारी का इलाज। अब जैसे ही उसका ये सेशन ख़त्म होता है वहाँ पे वायलेट आ जाती है क्योंकि उसे आज अपने पापा की ज़रूरत थी। तो वो बेन को गले लगाकर रोने लगती है, पर कुछ नहीं बताती कि वो क्यों परेशान है। मज़े की बात है ना भाई, जिसके घर में खुद पापा एक साइकोलॉजिस्ट है उसकी बेटी ही मेंटली परेशान है। यहाँ पर बेन को लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है, इसलिए उनकी बेटी परेशान है। तो यहाँ पर बेन भी अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोता है। इधर घर में विवियन के पास कॉन्स्टेंस आती है जो कुछ मीट लेके आई थी, और वो विवियन को इनकरेज करती है कि ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मॉयर भी विवियन को अच्छा खाना पका के खिला रही थी ताकि उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इधर थेरेपी सेशन के सेकेंड डे मोटूमल को बेन पकड़ के ले जाता है बाथरूम में और उसे आश्वासन देता है कि वो बाथरूम के बाहर ही खड़ा है, वो बस बाथरूम के अंदर जाए और थोड़ा समय अकेले में बिता कर देखे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। यहाँ पे डरे डरे मोटूमल बाथरूम के अंदर घुसता है, थोड़ी देर अकेले में टाइम बिताता है, पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं पिगी पिगी आट कर उसको भी कसाई की तरह चीर ना दे। लेकिन इस बीच में वो देखता है कि बाथ टब में एक लाश पड़ी हुई है। ये लाश उस नर्स में से एक नर्स की थी जिसकी पहले यहाँ पर हत्या हुई थी। और मोटूमल जोर जोर से चीखने लगता है और पतलू सा बेन आकर उसे सहारा देता है और उसे कहता है कि अच्छी बात है, आज उसने अपने डर का सामना किया। इधर वायलेट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये वो बातें किससे करे। तो थक हार कर वो उस बुली लड़की से बात करने जाती है जिसको लास्ट टाइम उसने और टेट ने मिलकर बहुत डराया था, और वो भूत प्रेत और दुनिया जहान की चुगलीचारी करने लगती है। वो लड़की कहती है कि मैं मानती हूँ भूत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ गलत होते हैं, और लास्ट टाइम तुम्हारे घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं सो नहीं पाती और स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ। तो वायलेट भी उस लड़की से कुछ दवाइयाँ मांग लेती है क्योंकि आजकल उसे भी नींद नहीं आ रही थी। इधर घर में विवियन मॉयर को कहती है कि वो उसे नौकरी से निकालना चाहती है क्योंकि अब इनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है और वो उसे उसका पेमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो मॉयर और हम जानते हैं ना कि वो तो एक आत्मा है और उसकी आत्मा इस घर से बंधी हुई है। अगर विवियन उसे घर से निकाल देगी तो वो जाएगी कहाँ। तो वो विवियन से कहने लगती है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं अगर तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ दूंगी ना तो मेरा ज़मीर नहीं मानेगा। और इस तरीके से वो चुपनी चुपड़ी बातें कर कर विवियन को पटा लेती है और विवियन भी उसे नौकरी से नहीं निकालती है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब चीज़ होती है, विवियन को आजकल कच्चा मांस खाने में बहुत टेस्टी लगने लगा था, जो कि एक कॉमन ह्यूमन के लिए तो बहुत ही कठिन बात है। पर जब से वो प्रेग्नेंट हुई है उसे ऐसे ही अजीब अजीब और कच्चे मांस खाने जैसी चीज़ों की लत लग चुकी थी। वायलेट जब घर आती है तो उसे टेट की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है क्योंकि आखिर वो टेट से सच्चा प्यार करती थी। तो फाइनली वो टेट को खोजते खोजते बेसमेंट में जाती है। यहाँ बेसमेंट में टेट तो नहीं आता, पर इस घर की जितनी आत्माएं थी जो इस घर में रहती थी वो वायलेट को डराने लगती हैं। वो नर्सेस, वो जुड़वा बच्चे, यहाँ तक कि वो 3 घुसपैठ बच्चे जो कि यहाँ पर सीनरी क्रिएट करने आए थे। वायलेट डरते डरते अपने रूम में भागती है जहाँ पर उसका फेवरेट गाना बज रहा था। जाहिर सी बात है ये काम टेट ने किया होगा और ब्लैक बोर्ड में आई लव यू लिखा था। ये सब देखकर वायलेट इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो सारी स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेती है और उसे गहरी नींद आ जाती है जैसे वो मरने वाली हो। और फाइनली तब टेट आता है। वो वायलेट को खींच के बाथटब में ले जाता है, उसके मुंह में उंगलियां डालता है, उसे शावर के नीचे रखता है ताकि कैसे भी वायलेट होश में आए, वो मर मत जाए। और लकीली वायलेट की जान बच जाती है।
और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ पे विवियन के भी मन को शांति नहीं मिल रही थी, तो वो चर्च जाती है। चर्च में लकीली उसे वही नर्स मिलती है जो नर्स पिछली बार विवियन की काउंसलिंग करते समय बेहोश हो गई थी। तो विवियन जब उससे बातें करती है तो वो नर्स बताती है कि विवियन की कोख में कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट यानी डेविल का बच्चा पल रहा है। अब विवियन को ये सब बातें काफ़ी बकवास लगती है, लेकिन उस नर्स का कहना था कि जिस दिन से उसने विवियन के बच्चे की तस्वीर देखी है उसके बाद से ही उसने नौकरी छोड़ दी है और पूरी तरीके से खुद को जीसस की पूजा में लीन कर लिया है। अब विवियन को ऐसा लगता है कि ऐसी फालतू फालतू बातों को ये सोच कर इसे नौकरी से निकाला गया होगा, मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही है, गंदी। और अब यहाँ पे दूसरी तरफ वो जो मोटू मल था वो अपनी काउंसलिंग से काफ़ी खुश था। उसे लगने लगा था कि अब उसे बंद कमरों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब पिगी पिगी नाम का कोई भी भूत उसे मारने नहीं आएगा। तो आज जब वो बाथरूम को बंद करता है और अपने घर में घुस के जोर जोर से गाना गाने लगता है कि मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, और ऐसा करते ही उसे एक गोली लग जाती है। हमें पता चलता है कि उसके बाथरूम में एक चोर छुपा हुआ था जो काफ़ी मोटा था, और उसे ये लग रहा था कि उसका साथी चोर जो कि पतला है, जो कि बाथरूम में छुपा हुआ है, शायद उन दोनों को इस मोटूमल ने देख लिया था और गाना गा रहा था मोटू और पतलू की जोड़ी। सीरीज का सबसे फनी सीक्वेंस था, क्योंकि ये मोटूमल गाना गाते गाते मर गया, क्योंकि एक मोटा और पतला चोर इसके घर में छुपे हुए थे और चोर यहाँ से भाग जाते। इधर पड़ोसी के घर में कॉन्स्टेंस मीडियम से बात कर रही थी और वो मीडियम से रिक्वेस्ट करती है कि वो एडलिन से उसकी बात करवा दे। तो मीडियम भी कॉन्स्टेंस का हाथ पकड़ती है। कॉन्स्टेंस मीडियम के माध्यम से एडलिन से माफ़ी मांगती है अपने सभी बुरे व्यवहार के लिए, जिस पर मीडियम उसे बताती है कि एडलिन काफ़ी खुश है, मरने के बाद उसे पुनर्जन्म मिल चुका है और वाकई में वो एक सुंदर लड़की बन गई है। और इसी के साथ में उसने कॉन्स्टेंस को थैंक यू बोला है कि उसकी मौत के बाद उसकी मम्मी उसे घसीट के मर्डर हाउस में लेकर नहीं गई, वरना ज़िंदगी भर वो भी एक आत्मा बनकर उस घर में फंसी रह जाती अपने भाई टेड के साथ में। यहाँ पे हमें टेड को दिखाया जाता है जो वायलेट से मिलने आया था। एक्चुअली में टेड की जब मौत हुई थी गोली लगने के बाद में, तो यही रूम अब वायलेट का रूम है। इसी रूम में टेड की मौत हुई थी। वो वायलेट से कहता है कि तुम्हारी आंखों में अब मुझे एक अजीब सी दूरी नज़र आती है, ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी ये स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद को मारने की कोशिश करने वाली बात मैं तुम्हारी मम्मी पापा से नहीं बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे प्यार करो। और इसके बाद वायलेट भी टेड को गले लगा लेती है। कहीं ना कहीं वायलेट भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि टेढ़ा है पर मेरा है, यानी टेड चाहे जो भी हो, चाहे आत्मा हो या जो भी हो, है तो उसका पहला प्यार ना। और इस तरीके से ये साइको लड़की फिर से टेड के प्यार में पड़ जाती है और हमें पता चलता है कि वास्तव में टेड भी एक आत्मा थी जो सिर्फ हैलोवीन के दिन ही बाहर जा पाती थी। और इस तरीके से इस एंडिंग, यानी जो हल्की थोड़ी सैड भी थी, थोड़ी फनी भी थी, उसके साथ इस सीरीज़ की इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।